हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको आपके लिए लेके आई हूँ घटना चक्र 2023, जिसकी बुक्स जो हैं बहुत ही कम उपलब्ध है मार्केट के अंदर। और ये जो बुक है मैं भी 2 से 3 बार गई थी तब मिली है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसे यूट्यूब पे डालती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट की मदद होगी, तो इसलिए मैंने ये बुक ली है। मतलब मैंने इसे पढ़ाने का सोचा है, तो मैं इसको यूट्यूब पे पूरी बुक को कराऊंगी। और आप सभी को ये बुक नहीं उपलब्ध है तो आप इस बुक को मेरे साथ करिए। और इस बुक को पढ़ने से आप सभी जानते हैं कि जो GS की पूर्वालोकन आती है घटना चक्र, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसमें 1990 से लेके 2023 तक के सभी क्वेश्चन जो कि जॉब्स के अंदर आए हुए हैं और टॉपिक्स वाइज दिए हैं, और टॉपिक्स के नोट्स भी दिए हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और इसमें से यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, इनमें पूरा पूरा जो प्री का एग्ज़ाम है वो पूरा पूरा आता है। और इससे ऐसा माना जाता है कि यदि हम इस बुक को कर लें, और अगर कोई और बुक भी नहीं पढ़ी है तब भी हम इसका प्री इसके बेस पर भी क्लियर कर सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ आप सबकी इससे मदद होगी, तो मैं इसको यूट्यूब पर आप सबके साथ डाल रही हूँ। आई होप आप सबको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, देखिए मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। 2023 की है, घटना चक्र है, पूर्वालोकन है, और ये है भारतीय राज्य व्यवस्था शासन। ठीक है, तो ये पॉलिटी की है, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके टॉपिक की इस टाइप से दिया है कि टॉपिक दिए हैं पहले, इसमें उनके नोट्स दिए हैं टॉपिक के, और उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिए हैं ये क्वेश्चंस नीचे। ठीक है, तो ये क्या दिए हैं, नोट्स दिए हैं, उसके बाद क्वेश्चन दिए हैं पीछे। एक टॉपिक क्लियर होने के बाद उस पर आए हुए सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है भारत भारत का संवैधानिक विकास। तो ये भारत का संवैधानिक विकास है, उसमें हम क्या करेंगे कि इसको ना भारत का जो संविधान का विकास हुआ है उसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो किया है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में, दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासन में। तो जो ईस्ट इंडिया का शासन था वो कब तक चला था, वो चला था हमारा 1773 से लेकर 1853 तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रिटिश ताज की बात करें तो वो 1858 से लेकर 1947 तक। 1857 का जो क्रांति हुई थी, जो आंदोलन हुए थे, उसके बाद ये क्या हुआ, सारा जो कंपनी का शासन था वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ले लिया गया था। तो उसी पर ये नोट्स हैं, हम उसको पहले पढ़ते हैं कि कौन सा रूल कब आया और उसके आधार पर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें सर्वप्रथम क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। ये जो 4 सदस्यीय परिषद थी वो कितने जो सदस्य चुने गए थे उनका कार्यकाल कितना था, 5 साल था। और इसके प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो बोरिंग हेस्टिंग थे। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया कौन, बोरिंग हेस्टिंग। और ये जो 4 सदस्यीय परिषद थी उसके जो सदस्य थे चार, वो थे फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारविल। ठीक है, तो ये 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया था परिषद के लिए, जो कि गवर्नर जनरल की मदद करने वाली थी। संसद परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में पोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैन्य तथा असैन्य अधिकारों को दे दिया गया। और गवर्नर जनरल को क्या दिया गया, पोर्ट विलियम के, जो कि बंगाल में था, उसके सैन्य और असैन्य शासन के जो अधिकार थे वो सभी किसको दे दिए, गवर्नर जनरल को। तथा इससे प्रमुख मामले जैसे विदेश नीति, मद्रास, बम्बई था, इसकी प्रेसिडेंसियां भी किसको, गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। ठीक है, उसके बाद आया हमारा एक और इसमें चेंज आया। दूसरा क्या था कि 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई।
ठीक है। 1873 के बाद क्या हुआ, कलकत्ता के अंदर 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। और इसमें क्या है, 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिसमें से एक कैसे थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, और क्या चेंज किया कि जो निजी व्यापार कंपनी करती थी उसको प्रतिबंध लगा दिया, और जो भारतीयों से उपहार के रूप में लेती थी उसको भी प्रतिबंध लगा दिया कि आप किसी भी भारतीय से कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेंगे और उनसे कोई भी उपहार नहीं लेंगे। ठीक है। उसके बाद आया था सेकंड एक्ट, था पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आया था, 1784 में। कंपनी इसमें क्या हुआ था, द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इसमें क्या किया गया कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनका क्या किया गया, पृथक्करण किया गया, मतलब उनको अलग अलग बांट दिया गया। कैसे, जैसे राजनीतिक कार्य, अब इसके लिए ना दो डिपार्टमेंट बना दिए गए। ठीक है। उसमें राजनीतिक कार्य थे वो किसको दे दिए गए, नियंत्रण मंडल को, और जो व्यापारिक मामले थे वो निदेशक मंडल को। ठीक है। तो राजनीतिक मामले किसको, नियंत्रक बोर्ड को, और निदेशक मंडल को क्या दिया, व्यापारिक। तो राजनीतिक किसको दे दिए, निदेशक मंडल को व्यापारिक मामले, ठीक है, और राजनीतिक मामले नियंत्रण बोर्ड को। ठीक है। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। और उसके बाद आया 1786 का एक्ट, जिसके अंदर गवर्नर जनरल की विशेष परिस्थितियों और परिषद के निर्णय को निरस्त करने का, मतलब इसको ना विशेष अधिकार दे दिए किसको, गवर्नर जनरल को। तो क्या अधिकार दिए गए थे, वो अधिकार थे कि यदि परिषद निर्णय को निरस्त कर दे, ठीक है, गवर्नर जनरल कोई विशेष परिस्थितियां ऐसी आए जिनमें अपनी परिषद, जो परिषद है 4 सदस्य हैं, वो किसी निर्णय को निरस्त कर दे, मना कर दे, तब अथवा लागू करने का अधिकार पर दे, या तो वो मतलब कहने का गवर्नर जनरल के अपोजिट होकर ये जो 4 सदस्य हैं, ठीक है, वो क्या करें, निर्णय को निरस्त कर दे या फिर लागू कर दें। तो क्या करेंगे, तो क्या कर सकता है, इसको अधिकार था कि इसको गवर्नर जनरल को, कि वो उसको मना कर सकते हैं। ठीक है, कि उनको मतलब उनके राइट था कि उसको निर्णय को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। ठीक है। तो इसलिए निर्णय को निरस्त भी कर सकते थे और लागू करने का भी अधिकार दे दिया गया था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई थी, और गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, प्रधान सेनापति बना दिया। उसके बाद है, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले। ये जो अधिकार सब विशेष अधिकार थे, जिसमें गवर्नर जनरल निर्णय स्वतः ले सकता था, वो सबसे पहले किसे दिए गए, कॉर्नवालिस को। 1893 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके अंतर्गत अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति वर्ष 1 लाख। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा वो आया चार्टर एक्ट, वो 1813। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। इसके अंदर क्या हुआ था कि पहली बार भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, साल में 1 लाख रुपया खर्च करना शुरू किया था, किस पर, हमारी शिक्षा पर। ठीक है। भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, और कंपनी जो एकाधिकार करी थी किस पे, भारतीय एकाधिकार किस पे, भारतीय व्यापार पे कर रखा था, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये चीन के तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। और क्या हुआ कि जो चीन और चाय के व्यापार क्या है, उस पर चीन के और चीनी और चाय के व्यापार, ठीक है, ये वर्ड गलत दिया है, ठीक है, चीनी और चाय के व्यापार को क्या किया, एकाधिकार बना रहा। 1833 की चार्टर एक्ट को, अब क्या आया, 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को, जो भारतीय केवल धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, वर्ण के आधार पर भारतीय सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता।
ठीक है, इन सब के आधार पर उसको भारतीय सेवा मतलब उसके गवर्नमेंट जॉब के लिए अयोग्य नहीं कह सकते। देश की शासन प्रणाली को का केंद्रीकरण कर दिया और शासन प्रणाली कैसी हो गई, केंद्रीकृत हो गई। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। देखो पहले ये 1833 में क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल कब बनाए गए थे, जो कि 1773 का एक्ट आया था, उसमें क्या बनाया गया था, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल। ठीक है, तो विलियम बेटिंग को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। मतलब कंपनी के समस्त व्यापार जितने भी थे उनको समाप्त कर दिया गया और भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य 14 सदस्य को सम्मिलित किया। अब जो परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, एक कानूनी सदस्य, एक और सदस्य किसको बना दिया गया, एक और सदस्य को शामिल कर दिया गया जो कि कैसा था, कानूनी सदस्य था। मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया। सर्वप्रथम किसे शामिल किया कानूनी सदस्य के रूप में, मैकाले को। ठीक है, इस एक्ट के तहत 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार बन गया। तो अब गवर्नर जनरल को क्या पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट की नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाना भेदभाव को समाप्त कर दिया गया कि किसी भी जैसे ये जो मैकाले को चुना गया था, ऐसे ही परिषद के लिए, परिषद के लिए गवर्नर जनरल क्या कर सकते हैं, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था। और क्या कर सकते हैं, इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए कोई भी व्यक्ति को क्या करना है, किसी भी फोर्स में नियुक्त करना है तो उसकी योग्यता संबंधी मापदंड अपना भेदभाव को समाप्त कर दिए गए। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया। क्या किया 1853 में किया कि विधायी शक्ति और कार्यपालिका की शक्ति जो थी उन दोनों को विभाजित कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया, पृथक कर दिया। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की। विधि निर्माण के लिए मतलब नियम बनाने के लिए किसको, विधायी परिषद का स्थापना की। और जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय परिषद कहा गया। और आगे चल के हमने क्या कहा उसको, भारतीय केंद्रीय परिषद, जो कि क्या बनाती है, नियम बनाती है। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी हुआ। कब, 1853 में। 1853 में चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों के पृथक करने की व्यवस्था की और विधि के लिए किसका बनाया गया, विधायी परिषद बनाई गई और जिसको हमने भारतीय केंद्रीय परिषद कहा। ठीक है, सिविल सेवकों के लिए भर्ती के लिए चयन के लिए खुली जो प्रतियोगिता, मतलब सभी इसमें एग्जाम दे सकते हैं। खुली प्रतियोगिता का अर्थ क्या था कि भारतीय इसको क्या कर सकते हैं, सभी भारतीय जो कि इन किसी भी सिविल सेवा के मापदंडों को पूरा करते हों वो इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि हमारे आजकल मापदंड क्या हैं कि व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, जितने भी मापदंड दिए हैं यूपीएससी के उसी टाइप से जो उस टाइम उन्होंने दे रखे थे उनको पूरा करेगा, उनके लिए खुली प्रतियोगिता शुभारंभ कर दी। अब हम इसके देखते हैं प्रश्न। हमने ये टॉपिक क्या है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान हुआ। ठीक है, तो कौन सा हुआ बताइए, आप सबको पता है कौन से नियम के अकॉर्डिंग जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। वो भी कौन सा, 1773। ठीक है, तो उसका कुछ डिटेल दिया है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में। देखो प्रावधान 1773 में हुआ था लेकिन स्थापना कब हुई है, 1774 में। और सर एलिजा इम्फे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा हमको अंडरलाइन करना होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्फे थे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं।
ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें से कथन को देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं क्लियर करके इसको रखती हूँ जिससे आपको और अच्छा दिखाई दे इसमें। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये सही है, इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखो ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो इम्पे थे, एलिजा इम्पे थे, वो कौन थे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला गलत है और फर्स्ट वाला सही है। तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, केवल एक, तो हमारा ए सही है। सूची क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करें, सुमेल करना है और इन कूटों को सही उत्तर का चयन करना है। तो नंबर ए दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तीसरा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और जो फोर्थ है डी है वो है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो हमने देखो अभी पढ़ा था कि फोर्थ जो कानूनी सदस्य बन के आए थे वो कौन आए थे, मैकाले आए थे। ठीक है, तो अभी हम इनको भी चेक कर लेते हैं कि पहला जो दिया है वो क्या है, नियामक अधिनियम 1773, नंबर 2 पिट्स इंडिया का भारतीय एक्ट 1784, और तीसरा चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1843। ठीक है, तो पहला जो है उसका आंसर जो है ए का दिया है, वो है 2। ये देखो कि जिन नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी 1784 में। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने सबसे पहले यही पढ़ा था। तो ये नियामक अधिनियम 1773। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है, बी का क्या होगा, तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1। तो चलो हम देखते हैं, ए का हो गया 2, बी का हो गया 1। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, तीसरा है इंग्लिश मिशनरियों को भारतीय कार्य के लिए अनुमति देना। तो कब दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813। देखो शिक्षा के लिए कब दिए थे इन्होंने पैसे, हमें 1,00,000 रुपये 1813 में दिए थे ना। तो तभी क्या मिशनरी भारत कार्य के लिए अनुमति मिली थी, मतलब मिशनरी कौन थे, जो इंडियंस को पढ़ाने आए थे। ठीक है, और उसके बाद है डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। कब हुई थी कानूनी सदस्य की नियुक्ति, जो मैकाले के रूप में आए थे वो आए थे, ये देखो चार्टर अधिनियम 1833। तो हमारा इस हिसाब से क्या बनता है कि ए का हो गया 2, तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, और उसके बाद है सी का हो गया 3। ठीक है, और डी का हो गया 4। तो हमारा ये बी बन रहा है ना, और इसका आंसर भी देखो बी दिया गया है, और इसका डिटेल दिया है, उसको थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ। नियामक अधिनियम 1873, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स भारतीय अधिनियम 1884, नियंत्रक परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तथा चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं, 3 हो गए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में भारत के अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। देखो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो हमको अच्छे से पता है ये चीज़ कि कब पड़ी है। देखो कैसे, हमें पता है कि 1813 में क्या दिया था, 1,00,000 रुपये दिए थे हमारे पढ़ाने के लिए, इंडियंस को पढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट इनका दिया है 1813 का एक्ट। सेकेंड है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। ठीक है, और प्राच्यविद और आंग्ल विवाद तीसरा है। ठीक है, तो इसमें
जो पूछा है वो क्या पूछा है, नींव पड़ी थी। तो देखो इसमें हमारे आंसर कैसे होंगे, तीनों रहेंगी। जैसे कि 1813 में तो उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद एक कमेटी बनाई थी, वो थी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रा 1823 में। उसके बाद प्राच्यवादी और आंगनवादी विवाद हुआ था शिक्षा के ऊपर। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, हमारा आंसर डी हो जाएगा। इसका डिटेल दिया है, हम चाह तो पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, इससे क्या होगा आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के और ईस्ट इंडिया कंपनी के ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया गया। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, उसके 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिए गए। देखो ये मैंने अभी बताया था आपको। फिर सेकंड आया हमारा 1823, इसमें जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऑफ गठन किया गया। ठीक है, जिसका मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान देना था। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। और समिति में 10 यूरोपीय सदस्य, जिसमें से आंग्ल और प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। तो आंग्ल शिक्षा के समर्थक के जो नेता थे ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक थे। मतलब ये जो कमेटी बनी थी उसमें प्राच्यवादी और आंग्ल दोनों ही प्रकार के सदस्य थे। ठीक है, तो ट्रेविलियन जो थे वो कैसे थे, वो थे प्राच्यवादी, वो आंग्ल सदस्य थे। और प्रिंसेप H.T. प्रिंसेप कैसे थे, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, और इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ विलियम बेटिंग 1828 से लेकर 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले को प्रस्ताव की स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और लास्ट में क्या किया, 1835 में अंग्रेजी भाषा को ही क्या उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम, देखिए आप देखते जाइए कि ये जो क्वेश्चन था वो किस में आया, IAS प्री 2018। और उसके बाद देखो ये क्वेश्चन जो है 5वां, हर क्वेश्चन के आगे आपको ईयर लिखा हुआ है, एग्जाम भी लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में आया, किस ईयर में आया। ठीक है, किसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की चाय चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, चाय और चीन को छोड़कर व्यापार, चाय चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था। तो किस एक्ट के तहत किया, तो 1813 के। ठीक है, 1813 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर आया उत्तराखंड के PCS एग्जाम 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया, ये उत्तराखंड के PCS एग्जाम 2016 में। क्वेश्चन सुनिए क्या है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। उन्हें क्या पूछा है कि किस अधिनियम में, ठीक है, किस अधिनियम में भारत की जो एकाधिकार था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से समाप्त कर दिया गया था। तो कौन सा एक्ट था, तो वो 1813 का एक्ट था। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो IAS एग्जाम 2019 में आया हुआ है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर 1 है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार पत्र को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिए थे। ठीक है, एकाधिपत्य। ठीक है, उसके बाद है ये ठीक है ना, ये सही है बिल्कुल कि कंपनी ने क्या किया, व्यापार के जो एकाधिकार थे चाय और चीन को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दिया था, छोड़कर समाप्त कर दिए थे। तो ये राइट है। इसमें इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए
लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र ब्रिटिश राज्य क्राउन के संप्रभुत्व को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसमें किया कि जो कंपनी के अधिकार में जो क्षेत्र दिए गए क्षेत्र थे जो कंपनी के अंडर में थे, उस ब्रिटिश क्राउन ने संप्रभुता को सुदृढ़ कर लिया, मतलब वहाँ पे अपनी संप्रभुता स्थापित कर दी। ठीक है, उसके बाद है तीसरा पॉइंट, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। भारत का राजस्व किसके नियंत्रण में आ गया था? ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो इसके जो ये दो इसके क्या हैं आंसर, सही ऑप्शन सही हैं, एक तो है पहला और दूसरा। ठीक है, अब बाकी हम इसका डिटेल देख लेते हैं, अगर कोई भी कहीं डाउट होगा तो वो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन चाय के व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ठीक है, और बाकी सब समाप्त हो गए। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता हो गई। तो देखो ये संप्रभुता वाला भी क्लियर है। ठीक है, संप्रभुता सुदृढ़ हो गई। इस एक्ट में हालांकि कंपनी के आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार राजस्व सौंप दिया गया। कितनी वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। ठीक है, ये तथापि ये ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुत्व में प्रतिकूल नहीं होना था। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है, क्योंकि 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, उसको प्रॉपरली उस पर नहीं नियंत्रण किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के शासन में हिस्सा लेना संभव बनाया है? तो चार्टर अधिनियम 1833, इसके द्वारा क्या हुआ, भारतीयों को अपने अधिकार मिले। जैसे कि 1833 में की धाराओं ने सबसे महत्वपूर्ण धारा 87, ठीक है, थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय तथा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुगत वर्ण अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद तथा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। मतलब किसी भी कारणवश के कंपनी के अधीन पद नहीं माना जाएगा। किसके आधार पर? किसके धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर और वर्ण के आधार पर। ठीक है, तो कैसा माना जाएगा? समान माना जाएगा, इनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदार हेतु मुख्य धारा बनी हुई है, और आज भी हम इस धारा को क्या करते हैं, मानते हैं। इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बताइएगा। तो मैं आप सबके लिए ये टॉपिक मैंने पूरा फिनिश किया है। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसमें देखो यूपी पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है ये। इस टॉपिक को मैंने जितना अभी पढ़ाया था आपको, उसके अंतर्गत आए हुए सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, तो ये अधिनियम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा, और आपको यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करें और बताएं किस प्रकार की प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं उसको और भी इम्प्रूव करूँगी। और मेरी तो यही इच्छा है कि आप सभी की इससे मदद होगी। अगर आपकी मदद हो रही है तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।